नमस्कार दोस्तों। एक लड़का जिसे अपने पिता का प्यार नहीं मिलता, या तो उसका पिता उसकी जिंदगी से एब्सेंट रहता है या फिर उसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आता है। इसकी वजह से बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस बन जाती हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि कई रिसर्च पेपर्स ने इस चीज को साबित किया है दोस्तों। कई स्टडीज दिखाती हैं पिता का एब्सेंट होना बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देता है। दूसरी कुछ स्टडीज दिखाती हैं हार्श पेरेंटिंग यानी बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जगा सकता है। आप शायद सोचोगे कि यार हार्श पेरेंटिंग तो बड़ी कॉमन चीज है, ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा कि अपने आसपास देखो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और एग्रेसिव बिहेवियर होना ये भी बड़ी कॉमन चीजें हैं लोगों में। इतना ही नहीं, कई रिसर्च पेपर्स तो ये भी दिखाते हैं कि एक केयरिंग फादर का ना होना एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है किसी के क्रिमिनल बनने में। अब ये सोचकर देखो दोस्तों, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर अगर कोई फिल्म बनाए तो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक मास्टरपीस फिल्म हमारे सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं द व्हाइट रिबन की। Morgen, sobald ihr durch die Züchtigung gereinigt sein werdet, wird eure Mutter euch erneut dieses Band umbinden und ihr werdet es tragen, bis wir durch euer Verhalten erneut Vertrauen gewinnen können in euch. द व्हाइट रिबन इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता 2009 के कैन्स फिल्म फेस्टिवल में। इसके अलावा इसने इंटरनेशनल क्रिटिक्स प्राइज, बेस्ट फिल्म एट यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स, 10 से ज्यादा जर्मन फिल्म अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए। लेकिन ऐसी लाजवाब फिल्में इस सेंसिटिव टॉपिक पर इंडिया में भी बनी है, जैसे कि गोविंद निलानी की अर्ध सत्य। भाड़ में गया आपका हुक्म। मैं क्या आपकी बीवी हूं? मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं हूं मैं। ये बात ध्यान में रखकर बात कीजिए। या फिर विक्रमादित्य मोटवाने की उड़ान फिल्म। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? इस मुद्दे पर कई बढ़िया और फेमस गाने भी बने हैं, जैसे कि ये वाला। इसके लिरिक्स में कहा गया है, बच्चे पैदा करना तो लोगों को आता है, लेकिन पापा बनना उन्हें नहीं आता। अब इमेजिन करके देखो दोस्तों, अगर इसी सेंसिटिव कॉन्सेप्ट को कोई इनसेंसिटिव डायरेक्टर उठा ले, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने रिग्रेसिव और माइसोजिनिस्टिक फिल्म बनाई है कबीर सिंह जैसी, फिर क्या होगा? ये भी चीज हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका नतीजा होगा ये एनिमल फिल्म। बॉलीवुड ने घटिया फिल्में तो बहुत बनाई हैं, लेकिन ये एनिमल फिल्म बड़ी खास है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा क्रिंज फेस्ट है जो हमारे समाज के लिए कैंसर है। इस बात को सुनकर कुछ लोगों का इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि इस तरीके से एग्जैजरेट करना बंद कर, फिल्म ही तो है, इतना वोक बनने की जरूरत नहीं। और वैसे भी इसके अलावा कितनी वायलेंट फिल्में आई हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, किल बिल, पल्प फिक्शन, उन फिल्मों का क्या? और वैसे भी फिल्म में वायलेंस देखने से कोई खुद से वायलेंट थोड़ी ना बन जाता है। डायरेक्टर की अपनी इंडिविजुअल मोरालिटी होती है, उसका अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। तुम किसी फिल्म को ऐसे क्रिंज फेस्ट कैंसर कैसे बोल सकते हो? मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से आपको इस वीडियो में। और ना सिर्फ इस एनिमल फिल्म की प्रॉब्लमैटिक चीजों के बारे में, बल्कि इसके अराउंड जो पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, अल्फा मेल्स, फेमिनिज्म, ये सारी चीजें समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको याद होगा निर्भया केस के बारे में, 2012 का वो केस जिसकी खबर सुनकर पूरा देश शॉक्ड रह गया था। उस वक्त एक महिला थी मधुमिता पांडे नाम से, जो अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एक सवाल उनको बड़ा सता रहा था, कोई भी इंसान ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? उन्होंने सोचा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्यों ना ऐसे लोगों से खुद जाकर बात करी जाए जो ये काम करते हैं। क्यों ना तिहाड़ जेल के कैदियों से बात करके एक सर्वे किया जाए। इसी के चलते उन्होंने जाकर बात करी 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट और 65 कन्विक्टेड मर्डरर्स से जेल में। बात करते वक्त इन्होंने एक बड़ा क्लियर डिफरेंस देखा। जो मर्डरर्स थे, ज्यादातर मर्डरर्स में कुछ हद तक रिग्रेट की फीलिंग थी। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने किसी की जिंदगी तबाह कर दी है। कुछ को ज्यादा अफसोस था, कुछ को कम अफसोस था, लेकिन ज्यादातर मर्डरर्स में कोई ना कोई डिग्री ऑफ रिग्रेट जरूर था। लेकिन जब उन्होंने रेपिस्ट से जाकर बात करी, उनमें से ज्यादातर के मन में कोई भी रिग्रेट की फीलिंग नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। यही चीज हमने उस डॉक्यूमेंट्री में भी देखी थी, निर्भया कांड पे बनाई गई जो डॉक्यूमेंट्री थी इंडियाज डॉटर। इसमें रेपिस्ट का जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि लड़की बाहर क्यों गई थी रात को इतनी लेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उन्हें उसे सबक सिखाना था। इंटरव्यू में ये चीज बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने जो किया उन्हें उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं था। ये देखकर मधुमिता के मन में सवाल आया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये रेप कॉन्विक्ट्स क्यों अफसोस की कोई फीलिंग नहीं दिखाते। इन्होंने 2 क्वेश्चन एयर करवाए उनसे।
MMIS मल्टीकल्चरल मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी स्केल और एक एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन टेस्ट। इन सवालों के जवाब दिए तो पता चला कि इन लोगों की जो राय है औरतों के बारे में वो हाईली रिग्रेसिव है, बहुत ही पिछड़ी हुई सोच है औरतों को लेकर। मधुमिता की रिसर्च इकलौती नहीं थी इस चीज को लेकर, ऐसी ही रिसर्च इंडिया के बाहर भी बहुत करी गई है। सूजन ब्राउन मिलर ने अपनी 1975 की बुक अगेंस्ट आवर विल मेन वुमेन एंड रेप में यही चीजें बताई थी। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि रेप डराने का, इंटिमिडेशन का एक प्रोसेस है। अक्सर रेपिस्ट अपनी पावर एग्जर्ट करना चाहते हैं कि वो ऊपर हैं, औरतें उनके नीचे हैं। सूजन के अलावा रिचर्ड जॉनसन, डैनियले कुज़मेन और रेबेका विस्नेंट जैसी कई रिसर्चर्स की यही फाइंडिंग्स रही हैं कि बलात्कार का कारण एक अत्यधिक यौन की इच्छा नहीं होती, बल्कि बलात्कारी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, दूसरे वो जो क्रोध निकालने के लिए ये करते हैं, और तीसरे जो सेडिस्ट क्रूर लोग होते हैं। लेकिन इन तीनों में कॉमन बात यह है कि ये सब के सब औरतों को अपने से इंफीरियर मानते हैं। अगला सवाल ऑब्वियसली यहां पर यह उठता है कि ऐसी रिग्रेसिव सोच आती कहां से है, और इसका सही जवाब है दोस्तों हर जगह से। एक कहावत है जो यहां अक्सर कही जाती है, अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एक आदमी का बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी उसके आसपास के माहौल को देखकर बनती है, और ये माहौल हर चीज से बनता है। पेरेंट्स जिस तरीके से आपका ख्याल रखते हैं, आपके रिलेटिव्स का जो बर्ताव होता है आपको लेकर, आपके स्कूल में जो टीचर्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपके दोस्त जिस तरीके के होते हैं, बाकी और जो आप एक्सपीरियंस करते हो अपने आसपास की एनवायरनमेंट में। इसके अलावा मास मीडिया का भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। जो खबरों में आप सुनते हो, जो किताबें आप पढ़ते हो, जो रेडियो में आप सुनते हो, जो टीवी पर एड्स आप देखते हो, सोशल मीडिया पर जो आप चीजें देखते हो, जो गाने आप सुनते हो और जो फिल्में आप देखते हो, इन सब चीजों का एक असर पड़ता है जिससे कि एक इंसान की आइडेंटिटी बनती है, उसका बर्ताव दिखता है। कुछ चीजें आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि क्या पढ़ना है, क्या देखना है, लेकिन सभी चीजों का एक सब कॉन्शियस असर पड़ता है आपके दिमाग पर, जिसका आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा। अब कुछ लोग इस बात का काउंटर करेंगे ये कहकर कि देखो मैं तो गैंगस्टर की फिल्में देखता हूं, लेकिन मैं तो गैंगस्टर बना नहीं। इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप बांगा रेड्डी ने भी सेम आर्ग्यूमेंट दिया था एक इंटरव्यू में। अनुपमा चोपड़ा ने उनसे पूछा कि कबीर सिंह जैसी फिल्मों का समाज पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्होंने गैंगस्टर फिल्में देखी हैं, लेकिन वो तो कोई एक गैंगस्टर बने नहीं उसे देखने के बाद। I grew up watching Gang Leader, Garhamoguru, Parinda, Ramlakhan, Tezab. And me and my brother never became gangsters after watching Parinda. अब देखो दोस्तों, वही बात है जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो मैं तो डीप फ्राइड छोले भटूरे खाता हूं जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझे तो कोई हार्ट अटैक हुआ नहीं। पॉइंट यहां पर यह कि एक प्लेट डीप फ्राइड छोले भटूरे खाने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन, हफ्ते भर हफ्ते, साल भर साल अगर डीप फ्राइड चीजें खाते रहोगे तो जरूर किसी दिन हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हार्ट अटैक नहीं भी आया तो। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि मैं तो देखो 1 घंटे के लिए जिम होके आया आज, लेकिन मेरा वेट तो कम हुआ नहीं, यहां बदलाव आता है छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस से। बूंद बूंद से ही पूरा सागर बनता है। सेम चीज फिल्मों के बारे में भी कही जा सकती है। एक गैंगस्टर की फिल्म देखकर कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता, ना ही कोई एक अच्छी फिल्म देखकर महात्मा बन जाता है, लेकिन छोटा छोटा इंक्रीमेंटल चेंज जो आता है वो एड अप होता चले जाता है जिंदगी में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वेट लॉस वाले वीडियो में मैंने ढेर सारे अलग अलग फैक्टर्स की बात करी थी, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस फ्री होना। मैंने कहा था वेट लॉस इन सभी फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली एक बच्चे की जिंदगी में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके पेरेंट्स उसका ढंग से ख्याल रखते हैं, उसके टीचर्स उसे प्यार से पढ़ाते हैं, उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, उसे आदतें हैं अच्छी किताबें पढ़ने की, वो एजुकेटेड है, लॉजिक से सोचता है, इंटेलेक्ट से काम करता है, तो एक प्रॉब्लमेटिक फिल्म देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा, एक उल्टा केस इमेजिन करो। एक लड़का है मुन्नू, जिसके घर में उसके पिता उसकी मां को मारते पीटते हैं। उसकी बहन को बाहर पार्टी करने जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उसे खुद अलाउड है। यूट्यूब पर मुन्नू छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ये कहते हैं कि देखो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, उनका काम बस घर पे काम करना होता है। इंस्टाग्राम पर मुन्नू एंड्रू टेट जैसे लोगों को फॉलो करता है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनी के सिंबल बने बैठे हैं। सिमिलर बातें वहीं से भी सुनता है। इसके अलावा जब मुन्नू गाने सुनता है तो गानों में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन सुनने को मिलती है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार, गटका ले मुझे अल्कोहल से। हनी सिंह के गाने, कभी लिरिक्स पर ध्यान दिया है? मैं हूं वुमेनाइजर, मुझसे अकेले में मत मिल, सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं, मैं हूं शेर घास चरता नहीं, तू है जानता मैं हूं शिकारी, तुझे खा जाऊंगा सारी की सारी। मुझे लिरिक्स बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है,
यूनिसेफ ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया कि कैसे मास मीडिया में औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके खिलाफ वायलेंस का कारण बन जाती है। फिर मुन्नू जब अपने घर में होता है तो पीछे बैकग्राउंड में न्यूज चैनल्स चल रहे होते हैं। वहां वो किसी पॉलिटिशियन को कहते हुए सुनता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर टीवी पर बीच में जब एड्स आती हैं तो उन एड्स में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन दिखाई जाती है। एक परफ्यूम की एड जिसमें एक लड़की आ रही है और 4 लड़के कहते हैं कि एक एक शॉट ले, लड़की घबरा जाती है और फिर दिखाया जाता है कि ये तो परफ्यूम की बात कर रहे हैं। और इन सब चीजों के बाद जब मुन्नू सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो उसे एनिमल जैसी फिल्म देखने को मिलती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ देता है, कभी गला पकड़ लेता है, कभी उस पर बंदूक तान देता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी पत्नी ने भी तो उसको थप्पड़ मारा। लेकिन यही तो बात है कि आदमी औरत को या औरत आदमी को क्यों मारे, किसी भी साइड से हो रहे वायलेंस को क्यों ग्लोरीफाई किया जाए। क्योंकि संदीप वांगा के अनुसार प्यार प्यार नहीं होता जब तक आप अपने लवर को मार नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा मैं, संदीप वांगा ने एक्चुअली में ये चीज कही थी एक इंटरव्यू में सीरियसली। When you are deeply in love, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. फिल्म में रणविजय इतने मास मर्डर करता है लेकिन उसकी पत्नी गीतांजलि कभी उसे छोड़ने का नहीं कहती। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है तो वो रणविजय को कहती है कि उस लड़की को जाकर मार दे। पागल हो गया तू, इलाज करा ले अपना। रणविजय को फिल्म में एक बेटी का बाप दिखाया है लेकिन उसके बावजूद वो मेंस्ट्रुएशन के डिस्कम्फर्ट का मजाक उड़ाता है। अपनी वाइफ को कहता है कि ये मर्दों की दुनिया है। अपनी लवर को कहता है कि मुझसे मोहब्बत है तो मेरा जूता चाट कर दिखा। फिल्म में दिखाया गया है कि ये बंदा डैडी इश्यूज से सफर कर रहा है, इसे अपने बाप का प्यार नहीं मिला। लेकिन यही रणविजय अपने बच्चों को सेम तरीके से इग्नोर करता है। अब इन सारी चीजों को फिर भी कुछ हद तक जस्टिफाई किया जा सकता था अगर फिल्म में दिखाया जाता कि ये एक मेंटली इल इंसान था और बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म के आखिर में कोई रिडेम्पशन नहीं दिखाई गई है। रणबीर कपूर की एक्टिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर लग सके कि ये एक मेंटली इल इंसान था। इसलिए ये सब मिसोजिनी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक प्रवचन की तरह दी जाती है। फिल्म का हीरो कुछ ऐसा है जो ये सारी चीजें करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को जैसे अल्फा मेल की तरह दिखाया जा रहा हो। मुन्नू की जिंदगी में पूरा माहौल ही ऐसा है। हर जगह रिग्रेसिव व्यूज, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन, औरतों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाना। और इसके बाद कोई कहता है कि एक फिल्म से क्या फर्क पड़ता है। एक फिल्म से फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा माहौल ही यहाँ पर बिगड़ा हुआ है और इस माहौल को बरकरार रखने का काम कर रही हैं ऐसी फिल्में। इसलिए मैं कहता हूं कि एनिमल जैसी फिल्में समाज के लिए कैंसर है। ये चीज अगर आप समझदार हो तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए क्योंकि आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है। अपने दिमाग को रिस्पेक्ट करो। और अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जो इस तरीके की फिल्में पसंद करता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और उन्हें दिखाओ कि इस तरीके की फिल्में कैसे समाज के लिए कैंसर है। वीडियो पसंद आया तो यहां क्लिक करके अब आप रामायण वाला वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत पसंद आएगा।